भोलाराम का इस दुनिया में कोई नहीं था मेरे सिवा। मुझे भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो मेरे पिता के समान है। अपनी पढ़ाई के स्वार्थ में मैं सब कुछ भूल गया और मैंने एक भी चिट्ठी भोलाराम को न लिखी। ऐसे करते करते मुझे 6 वर्ष भी निकल गए। मैं आंखें बंद किए बैठा हुआ था, तब तक चाय वाले ने मेरे को झटका दिया। बोला, साहब आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तब मैंने चाय को धीरे धीरे से पीना शुरू कर दिया। आसपास के दुकान वाले भी एक पहली बार किसी कलेक्टर को झोपड़ी वाली दुकान पर चाय पीते देख रहे थे। चाय पीने के बाद नीरज अर्थात मैं सरकारी गाड़ी को वापस कर दिया और एक भाड़े की गाड़ी को लेकर भोलाराम के गांव की तरफ चल पड़ा। गाड़ी की सीट पर बैठकर आंखें बंद करते हुए सोचने लगा कि आज के 7 साल पहले जब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि उस दिन भोलाराम उदास था। वह मुझे बस पर बैठाने के लिए आया था। रास्ते में उसने बोला कि तुम कभी दुखी मत होना, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। नीरज बेटा, तू जानता है मेरा कोई बेटा नहीं है, तो समझ लेना तू मेरा बेटा है। घर पर तेरी माँ है, तेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं। बहनों की शादी करनी है, सारी जिम्मेदारी तुझे निभानी है। दोनों बहनें तुझे राखी बांधेंगी, मुझे भैया कहकर बुलाएंगी। एक तू ही है जो मेरे गांव नहीं जाता, वहाँ सब तेरा इंतज़ार करते हैं। जवाब में मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला, आप चिंता ना करें, मैं गांव ज़रूर आऊँगा और सबसे मिलूँगा। और मैं उनसे एक और वादा किया कि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन कामयाब होकर ही लौटूँगा। या इतना कहकर बस मैं ट्रेन पर बैठ लेता हूँ। जब ट्रेन चलने लगती है तो भोलाराम मेरे को खिड़की के सहारे बताने आते हैं कि बेटा तुम्हारे बैग में टिफ़िन रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। ये सब पुराने किस्से याद करते हुए नीरज की आंखों में आंसू आते हैं और वो रोने लगता है। सोचने लगता है कि अपनी पढ़ाई के स्वार्थ में मैं अपने भोलाराम अंकल को भूल गया और एक भी 7 साल गुजर गए, चिट्ठी नहीं लिख पाया। कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैं अंधा हो गया था। भोलाराम के घर कभी नहीं गया। गांव पहुंचने के बाद मैं लोगों से पूछता हुआ भोलाराम के घर पहुंचता हूं। देखा कि घर में 2 पुराने कमरे बने हुए हैं। जानवरों के लिए एक छोटा टिन शेड बना हुआ है। मैं गाड़ी से उतरा और सीधा अंदर चला गया। शाम का समय था। भोलाराम की पत्नी गाय का दूध लगा रही थी। बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। छोटी बेटी चारपाई पे सब्जी काट रही थी। मुझे अंदर आते ही देख करके दोनों लड़कियां उठकर बैठ गई। मैं अंदर गया और आंगन पड़ी हुई एक खाट पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने बोला, भोलाराम अंकल कहाँ हैं? सरिता बोली, पापा को गुजरे हुए 4 साल गुजर गए। इतना सुनते ही मुझे बहुत जोर का झटका लगा। मेरे दिल में एक दर्द होने लगा। गला भर आया, मुझसे कुछ बोल नहीं पाया। जिसका डर था वही हो गया। उसके बेटे बड़े आदमी बनने पर सबसे ज़्यादा खुशी जिसको होनी थी वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। बड़ी बेटी कमरे में भाग कर गई और एक फ़ोटो ले आई। उसके हाथ में उसके पिता की फ़ोटो थी। हाथ में एक फ़ोटो थी जो मेरी ही थी। वो कभी फ़ोटो को देखती, कभी मुझे देखती और अंत में चिल्लाई, माँ नीरज भैया आ गए। नीरज के हाथों, सरिता के हाथों से फ़ोटो को खींचकर नीरज भी देखने लगा। अनीता के हाथों से फ़ोटो खींचकर सरिता भी देखने लगी और उसने कहा, हाँ माँ, नीरज भैया आ गए हैं। नीरज खुद के लिए भैया सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों बहनें
अपने भाई को गले लगा लेती हैं। माँ ने जब सुना तो गाय का धोना छोड़ करके वो भी आकर के नीरज को गले लगा लेती हैं। नीरज अर्थात मैं झुककर माँ का प्रणाम करता हूँ और माँ भी मुझे गले लगा लेती है। माँ फिर बोली, बेटा आने में बहुत देर कर दी, तेरे अंकल को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए। नीरज तड़पते हुए बोला कि माँ अंकल को क्या हुआ था? बोले 5 साल पहले जब शहर से लौट कर आए तो पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई कि वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए। खाया पिया पचता नहीं था। 1 साल तक जगह जगह से दवा कराई, इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अंत में एक दिन हमको छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ऐसा हुआ जैसे कोई हमारे पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। चाचा पीछे पड़ गए कि खेत खलिहान से उनके नाम कर दूं। मेरी बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिनों से उन्होंने नाक में दम कर रखा है। रोज़ धमकी देते हैं कि बेटियों की शादी के बाद यह जगह ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। नीरज बोला, माँ अब मैं आ गया हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ भरे गले से बोली, बेटा तू बड़ा आदमी बन गया क्या? हाँ माँ। जिज्ञासावश पूछा, कितना बड़ा? थानेदार इतना बड़ा क्या? मैं बोला, उससे भी बड़ा। और फिर बोली, तहसीलदार से बड़ा? मैंने कहा हाँ, उससे भी बड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोली, तो मैंने कहा हाँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। सरिता बोली, माँ भैया जिले के सबसे बड़े अफसर बन गए हैं। माँ बोले, अच्छा तब तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए वह घर की दीवार के पास गई और अपनी दीवारों के घरों में झांकते हुए तेज आवाज़ में बोली, सुनो विमली, मोना, सुनो, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा आ गया है। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है न, मेरा बेटा कलेक्टर। अब मेरी ज़मीन की तरफ जरा भी बुरी नज़र डाली तो मैं चीर कर रख दूँगी। देवरानियों तो वैसे भी दीवार के पास सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। जब इतनी बात सुनती हैं तो भी सब डर जाती हैं। वह रात भर वहीं रुकता है। नीरज को जितनी भी सैलरी आज तक मिली थी वह सारी सैलरी माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, मगर वह हर संडे अपने घर जरूर आता है। उसने वो सारे फ़र्ज निभाए जो एक पिता निभाता है। दोनों बहनों को शादी कर दी, माँ को अपने साथ ले गया और साथ रहने लगा। अब नीरज की शादी के लिए एक लड़की की तलाश की जा रही है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।